बच्चों, कैसे आप सब? माई सेल्फ डॉक्टर DN गुप्ता। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे क्या लिखा हुआ है, किंगडम प्लांटी। और यस, किंगडम जो प्लांटी है बच्चों, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 की जो बायोलॉजी है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, उस यूनिट का जो आपका थर्ड चैप्टर है किंगडम प्लांटी। यस, इसके पहले हम लोग ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म किया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज किंगडम प्लांटी। और ये यूनिट फर्स्ट का आपका थर्ड चैप्टर है। इस किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें बच्चों, तो किंगडम प्लांटी में आपको क्या क्या स्टडी करनी है? तो इसमें आपको स्टडी करनी है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके पहले जो चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसमें हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से आर एच विटाकर ने इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेलुलर हैं उनको उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था, मोनेरा से लेके एनिमेलिया तक। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। तो प्रॉपर्ली आज हम लोग बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी की। तो प्लांटी का मतलब है इस दुनिया में जितने भी प्लांट हैं वो सभी के सभी हम किंगडम प्लांटी में रखते हैं। अगर किंगडम प्लांटी की बात करें बच्चों, तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं आते, अर्थात जिनको हम बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और दूसरे ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर आपको देखने को मिलते हैं। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है बच्चों, इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमियन। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा होना, क्रिप्टोगैमियन। और जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको हम बोलते हैं फेनरोगैमी। तो आप देखिए जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है बच्चों, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी आपको जो कैटेगरीज मिलेगी वो 3 कैटेगरीज मिलेगी। पहली कैटेगरी किसकी मिल रही है? थैलोफाइटा को। और थैलोफाइटा के अंतर्गत हम रखते हैं एल्गी। क्यों? थैलोफाइटा का मतलब है ऐसे प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी थैलस लाइक हो, मतलब आप उसमें रूट, स्टेम और जो उसकी लीव्स है उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अर्थात रूट, स्टेम, लीफ क्लियर नहीं है, उन सबको हम रखते हैं थैलोफाइट्स में। और हम बोलते हैं इनकी प्लांट बॉडी कैसी है? थैलस है। तो थैलस में आपको क्या मिल रहा है? थैलस में आपको मिल रहा है एल्गी। सेकंड जो आता है वो आता है हमारा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में आप क्या देखेंगे? लीवर और मासेस। और टेरिडोफाइटा में साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेराप्सिडा। अभी जो हमको स्टार्ट करना है आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्गी को। और आपको पता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट एल्गी को हमें 3 क्लासेस में स्टडी करनी है। पहली ग्रीन एल्गी जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफाइसी, सेकंड एल्गी जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी और इसका नाम है फियोफाइसी, और थर्ड होती है रेड एल्गी जिसको हम बोलते हैं रोडोफाइसी। तो एक्चुअली आज का जो सेशन है बच्चों, इस सेशन में आज हम एल्गी का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे और किंगडम प्लांटी से रिलेटेड जो इंट्रोडक्टिव पार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उस पैराग्राफ में उसको हमें कंप्लीट करना है। और फिर एल्गी से रिलेटेड ये तीनों क्लास आपके ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी को खत्म करना है। यहीं पर चार्ट में थोड़ा सा और आपको बता देता हूं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बाद हमको क्या पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम स्टडी करेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है किंगडम प्लांटी, जो यूनिट फर्स्ट का थर्ड चैप्टर है, उसमें हमें स्टडी करना है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें नीचे दिया गया है कि हमें क्या क्या स्टडी करनी है। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहुंचते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक में और जो किंगडम प्लांटी है वहां पर उसके बारे में जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है किंगडम प्लांटी से रिलेटेड, पहले उसको फिनिश करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं हम एल्गी को। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और डेस्टिनेशन है हमारी एनसीईआरटी की बुक। और एनसीईआरटी बुक का जो यूनिट फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा? किंगडम प्लांटी, या बोलेंगे प्लांट किंगडम। चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने प्लांट किंगडम चैप्टर नंबर 3, इसमें वही चीजें दी गई हैं जो मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया। मतलब जो हमें यहाँ पर स्टडी करनी है वो अब आपके सामने है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इन सारी चीजों को हमें यहाँ पर कवर करना है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलिए शुरू में ये जो प्लांट किंगडम है इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है कि जो उसके पहले के चैप्टर थे आपने देखा कि वहां पर एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने को मिला, जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे आर एच विटाकर ने उनको 5 किंगडम सिस्टम में रखा है।
जो जिस जैसा कैरेक्टरिस्टिक था उसको हम लोग ने 5 किंगडम्स में रखा है। अगर वो प्रोकैरियोट थे तो हमने उसको मोनेरा में रखा, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर थे हमने मोनेरा में रखा, अगर वो यूकैरियोट यूनिसेलुलर थे तो हमने उसको प्रोटिस्टा में रखा, जो हेटेरोट्रॉफिक थे जो अपना भोजन नहीं बना सकते थे उसको हमने फंगी में रखा, फिर जितने भी ऑटोट्रॉफिक थे प्लांट थे हमने उसको किंगडम प्लांटी में रखा, और जो फिर हेटेरोट्रॉफिक थे मल्टीसेलुलर थे उसको हम लोग ने एनिमेलिया में रखा। तो इस तरीके से इसके पहले वाले चैप्टर में हमने प्रॉपर क्लासिफिकेशन को देखा। वही कह रहा है कि आर एफ विटाकर ने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। ये क्लियर हो गया। इस चैप्टर में एक्चुअली जो हमें डिटेल से स्टडी करनी है वो बच्चों मुक्ता किसकी करनी है? वो मुक्ता करनी है किंगडम प्लांटी की, अर्थात इसमें जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट्स आते हैं उन सभी की स्टडी करनी है, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलरली प्लांट किंगडम। फिर आगे क्या कहती है एनसीईआरटी? आगे कहती है कि जब आप समझना स्टार्ट करोगे प्लांट किंगडम को तो आप देखोगे कि टाइम के साथ इसमें काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी समझा रही है क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो एनसीईआरटी आपसे कह रही है कि जैसे आप देखिए कि जो फंगी है कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है, यस, और ये जो मेंबर किसका है? एंड अ मेंबर ऑफ, और कुछ मेंबर जो मोनेरा के मेंबर हैं जो कि आपके प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, यूनिक सेलुलर हैं, और जो प्रोटिस्टा के मेंबर हैं जो कि यूकैरियोट हैं और यूनिसेलुलर हैं, जिनमें आपको क्या देखने को मिल रही है? सेल वॉल देखने को मिल रही है। सेल वॉल आपको फंगी में भी देखने को मिल रही है और प्लांट में भी देखने को मिल रही है। कह रहा है कि अब आप देखिए इनको यहां से निकाल दिया गया है। किसको? फंगी के लिए अलग किंगडम बना दिया गया है ना? जो मोनेरा थे उसका किंगडम है ही, प्रोटिस्टा का किंगडम है ही। और अब आप देखिए इनको सबसे पहले जो शुरुआत के क्लासिफिकेशन थे, जिसमें शुरुआत में आपने देखा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको दो, एक तो किंगडम था प्लांटी और सेकंड किंगडम था एनिमेलिया। तो आपने देखा था शुरुआत में किंगडम प्लांटी में हमने इसमें फंगी को भी रखा था, है ना, और इसमें जितने भी हमारे जिसमें भी सेल वॉल आपको मिल रही थी उन सभी को हमने प्लांटी में रखा था। लेकिन जैसे जैसे विकास का क्रम हुआ आपने देखा आर एफ विटाकर के क्लासिफिकेशन में फिर क्राइटेरियाज चेंज होते गए। 5 क्राइटेरियाज थे वहां पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वही चीज एनसीईआरटी यहां पर कह रही है। कह रही कि जब अर्ली क्लासिफिकेशन में आप देखते हैं तो सेम किंगडम में आप देख रहे थे वहां पर काफी कुछ चीजें रख दी गई थी। अब आप देखिए जैसे अगर आप देखें साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, यस, पहले ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांटी के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन बाद में हमने क्या किया? ब्लू ग्रीन एल्गी को प्लांटी से निकाल के अलग ग्रुप में रख दिया गया। और आज आपको पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में शामिल नहीं है ना, एल्गी में शामिल नहीं है। कहां पे आ जाती हैं? दूसरी जगह आ जाती हैं, आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आपने देखा मोनेरा में। इसी तरह कह रहा है कि वास्तव में इस चैप्टर में आपको जो स्टडी करनी है वो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की करनी है अंडर प्लांटी के अंतर्गत। क्लियर हुई पॉइंट्स? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या कही है नेक्स्ट पैराग्राफ में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको एक एक वर्ड बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो। कह रही है कि वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर स्टडी ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज ओवर टाइम। टाइम टू टाइम जो हमारा प्लांट किंगडम से रिलेटेड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी चेंज होती गई। जैसे जैसे हमारी जो नॉलेज है प्लांट के प्रति बढ़ी तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस देखने को मिला। जैसे कह रहा है अगर हम फंगी की बात करें, यस, तो एंड और जो मेंबर है मोनेरा के और प्रोटिस्टा के जो मेंबर हैं, इन तीनों में आपको क्या मिलेगा? इनमें सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी, यस, और इसीलिए इन तीनों को अब यहां से एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। कहां से? प्लांटी से। प्लांटी से निकाल के इनको अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं। किंगडम मोनेरा बना दिया गया, किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया गया और किंगडम फंगी बना दिया गया। इसका कारण क्या था कि पहले हम सिर्फ एक ही मार्फोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसका ही हम क्राइटेरिया लेते थे, लेकिन समय के साथ आपने देखा बहुत सारे क्राइटेरिया और शामिल किए गए। इसलिए हमको ये समझ में आया कि भाई फंगी अलग है ना, और जो दूसरे मेंबर हैं उसके कैरेक्टर्स अलग हैं, इसलिए उनको अलग अलग जो किंगडम्स में रखा गया। अर्लियर क्लासिफिकेशन में इनको क्या किया गया था? इनको सेम किंगडम अर्थात किंगडम प्लांटी में ही रख दिया गया था। अब आप देखिए जो साइनोबैक्टीरिया हैं
यस, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, लेकिन आज की डेट में हम इनको एल्गी के अंतर्गत नहीं रखते। यस, आपको पता है इसके लिए अलग किंगडम है ना। आप देखते हैं मोनेरा में आप क्या देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वहां पर साइनोबैक्टीरिया है, अर्थात हमने इसको एल्गी से बाहर कर दिया, अब इसको किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या स्टडी करनी है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी के अंदर। चलो अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की तरफ देखते हैं बच्चों, कि समय के साथ किस तरीके से क्लासिफिकेशन में चेंज हुआ, और थोड़ा सा एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी दे रही है कि अगर आप एंजियोस्पर्म को समझें, किसको समझें, अगर आप एंजियोस्पर्म को समझें, एंजियोस्पर्म को अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ कंसर्न आपको देखने को मिलते हैं जो क्लासिफिकेशन को प्रभावित करते हैं, जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम है उसको प्रभावित करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, मतलब जब शुरुआत हुई थी क्लासिफिकेशन की, तो वहां पर अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ जो क्लासिफिकेशन था उसमें सिर्फ हमने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स थे, अर्थात जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स थे, जैसे वो कहां रह रहा है, उसका हैबिट कैसा है, उसका कलर कैसा है, नंबर्स क्या है, उसका लीव्स का शेप क्या है, इनको हम आधार बनाते थे। यस, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते थे कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो मुख्यतः बेस्ड था वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर, अगर हम प्लांट की बात करें। यस, जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में दूसरा आप देखिए, जैसे एंड्रूसियम, एंड्रूसियम के आधार पर भी लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया था। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने अर्लियर क्लासिफिकेशन में एंड्रूसियम के आधार पर, कि नंबर ऑफ एंड्रूसियम कितने हैं, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया लिनियस ने, और ऐसे सिस्टम को नाम दिया गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया बच्चों, तो दिया इसको लिनियस ने। एक्चुअली उन्होंने किया क्या कि उन्होंने सेपरेटेड कर दिया, एक्चुअली जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी उनको भी इसने सेपरेट कर दिया। ये कुछ कमियां थी जो आप देख रहे थे लिनियस के जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में। यस, कारण क्या था कि उन्होंने बहुत थोड़े से, सिर्फ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को ही आधार बनाया था, इसी वजह से वो बार बार ये गलती कर रहे थे। दूसरा चीज क्या था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, दूसरी डिमेरिट ये थी कि यहां पर हर एक कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया था, चाहे वो सेक्सुअल कैरेक्टर हो या वो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो। यस, और आप जानते हैं आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है, जहां पर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं वो बहुत जल्दी क्लाइमेट के प्रभाव की वजह से चेंज हो जाते हैं, और हम मानते हैं स्टेबल कैरेक्टर कौन सा होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं। तो इसी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन था वो प्रॉपर तरीके से नहीं एक्सेप्टेड किया गया। यस, यही कह रहा है कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो मोर इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं, किसके द्वारा, इन्वायरमेंट के द्वारा। तो अब इसलिए जो आर्टिफिशियल जो सिस्टम था उसको मान्यता नहीं मिली। अब आगे देखिए, अब जो सेकंड सिस्टम आता है, इसके अगेंस्ट जो सेकंड सिस्टम आया वो आया आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला था हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, किसने दिया, लिनियस ने दिया। इसमें इन्होंने कौन से क्राइटेरिया बनाया एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का। एग्जाम्पल इन्होंने क्या लिया, जैसे एंड्रूसियम को आधार बनाया, कितने एंड्रूसियम इसमें है इसका आधार बनाया। सेकंड, चूंकि ये मान्यता इसलिए नहीं मिली क्योंकि इस क्लास सिस्टम में वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बराबर की मान्यता दी गई, जबकि आपको पता है जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है बहुत आसानी से क्लाइमेट के प्रभाव पे चेंज हो जाते हैं, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। तो फाइनली फिर क्या हुआ, अब आप जानते हो जब कोई चीज एक्सेप्ट नहीं होती तो उससे एक अच्छी नई चीज बनाई जाती है। तो सेकंड जो सिस्टम आया उसको हम बोलते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया। और ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था बच्चों, इसका जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया था कि नेचुरल एफिनिटीज कितनी है, मतलब प्राकृतिक समानताएं कितनी हैं, यस, ऑर्गेनिजम्स के बीच में। इसके अलावा नेचुरल एफिनिटीज को तो आधार बनाया ही बनाया गया, इसके अलावा बच्चों और भी क्राइटेरिया का आधार बनाया गया। क्या कंसीडर किए गए, इसमें एक्सटर्नल फीचर को कंसीडर किया, इसके अलावा इसमें बच्चों आप देखिए इंटरनल फीचर को भी कंसीडर किया गया है। जैसे इंटरनल फीचर आपके उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी एनाटॉमी कैसी है,
एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, फाइटोकेमिस्ट्री कैसी है। तो इन सारी चीजों को भी शामिल किया गया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो कि आपका आर्टिफिशियल सिस्टम में लीनियस ने शामिल नहीं किया था। क्लियर है मेरी बात। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि भाई जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसका क्या क्राइटेरिया था। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स था, इंटरनल फीचर्स थे जैसे अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। और ऐसा जो क्लासिफिकेशन था किसके लिए, और ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था बच्चों, और ये क्लासिफिकेशन मुख्यतः फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए था। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हुई, फ्लावरिंग प्लांट्स कहां पे आते हैं, एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। और इस क्लासिफिकेशन को देने वाले साइंटिस्ट हैं बेंथम एंड हुकर, और उसका फुल फॉर्म है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो बेंथम एंड हुकर ने दिया। क्या क्राइटेरिया थे, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें शामिल किए गए थे जो लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल नहीं किया था। अब आप देखिए, अब जब आप आगे बढ़ेंगे आज की डेट में, आज की डेट में ना तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है, ना ही नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को मानते हैं। आज जो प्रेजेंट की डेट में जिस सिस्टम को हम फॉलो अप करते हैं वो है बच्चों फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसका जो क्राइटेरिया है वो है स्पीशीज के बीच में किस तरीके का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मतलब विकास का क्रम क्या है, इसको आधार बनाया जाता है वेरियस ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और यही आज की डेट में एक्सेप्टेबल है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आज की डेट में कौन सा सिस्टम एक्सेप्टेड है, पहला आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकंड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, थर्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो आपको किस में टिक करना है बच्चों, आपको टिक करना है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको क्लिक करना है। अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो बेंथम एंड हुकर ने दिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये एज्यूम करते हैं जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा में है, अगर सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि उनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा, टैक्सा कोई भी हो सकता है, टैक्सा वो हो सकता है आपका स्पीशीज, वो टैक्सा हो सकता है जीनस, वो टैक्सा हो सकता है ऑर्डर, क्लास, फैमिली, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उस टैक्सा में कोई दो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं तो वहां पर यह माना जाएगा कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का जो एंसेस्टर है वो सेम होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जैसे आज की डेट में हम यूज करते हैं ऐसी जानकारियों को जो दूसरे सोर्सेस से भी हमें प्राप्त होती हैं, और ये हमारी मदद करती हैं जो भी क्लासिफिकेशन करने में हमें डिफिकल्टीज आती है। और आज की डेट में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता तब वहां पर काफी दिक्कतें आती हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। अगर फॉसिल, आपके पास कोई फॉसिल्स के जानकारी नहीं है तो फिर आपको काफी प्रॉब्लम्स आती है। अब देखो, एक तो आ गया हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर एक सिस्टम आया समय के साथ जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में, एक्चुअली इस टैक्सोनॉमी में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, मतलब एक ही समय बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम वहां पर कंसीडर कर सकते हैं, और हर कैरेक्टर्स को हम उसका नंबर देते हैं और उसके कोड्स देते हैं, और हर कैरेक्टर्स को नंबर और कोड्स देके हम उसको असाइन कर देते हैं। यस, और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं और जो डाटा आते हैं फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। इस तरीके से ये जो हमारा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, इसमें बच्चों हर एक कैरेक्टर्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, जो कि सही बात नहीं है। अगर हर कैरेक्टर्स को अगर आप इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, जो समय के साथ चेंजेस भी हो जा रहे हैं, तो फिर हमारा प्रॉपर क्लासिफिकेशन ठीक नहीं हो पाएगा। वही गलती तो पहले की क्लासिफिकेशन में थी, उसी गलती को तो बाद में रेक्टिफाई किया गया। यस, और सेम टाइम में एक ही समय में हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स, 100 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स को हम कंसीडर कर सकते थे। कहां पर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में क्वेश्चन कैसे आएगा, वो पूछ सकता है कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का
न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हमने क्या कंसीडर किया? तो पहला आंसर तो ये होगा कि हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक ही टाइम पे कंसीडर किया, हर एक कैरेक्टर्स को हमने बराबर की इंपॉर्टेंस दी, हर एक कैरेक्टर्स को उसका नंबर दिया और उसके लिए कोड असाइन किया। ये सब हमने कहाँ किया? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में। चलिए, अब नेक्स्ट टैक्सोनॉमी का नाम है जो आपके एनसीईआरटी में दी है, उसका नाम है साइटो टैक्सोनॉमी। और बच्चों ये जो साइटो वर्ड आया है वो कहां से आया है? साइटोलॉजी से आया है। और आपको पता है साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। तो साइटोटैक्सोनॉमी में बच्चों हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, मतलब एक सेल के अंदर उपस्थित क्रोमोसोम में, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, किसमें बात करेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी में सेल के अंदर जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित क्रोमोसोम के नंबर, उनका स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर, इसको बेस बनाएंगे। और अगर नेक्स्ट हम बात करें जिसका नाम है कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो वर्ड आया है केमिकल से, तो कीमोटैक्सोनॉमी में जो हम कंसीडरेशन करते हैं वो ये करते हैं कि पर्टिकुलर प्लांट में, वो पर्टिकुलर प्लांट में कौन से केमिकल मिल रहे हैं उसको अगर हम कंसीडर करें। अगर हम किसी प्रकार की कंफ्यूजन है क्लासिफिकेशन में तो उसको हमें रीसॉल्व करना है, तो हम कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी का भी मदद लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल है वो तो है आपकी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। लेकिन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में दिक्कत कहां पर आती है? जब किसी ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स नहीं मिलते तो हमें एंसेस्टर ढूंढने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो फिर हम आधार बना लेते हैं किसको? साइटोटैक्सोनॉमी को और कीमोटैक्सोनॉमी को। साइटोटैक्सोनॉमी में हम देख लेते हैं कि भाई सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, उसका शेप कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और अगर वहां से सॉल्व हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कीमोटैक्सोनॉमी का आधार बनाएंगे। यहां पर देखेंगे अगर पर्टिकुलर प्लांट्स में केमिकल कैसा मिल रहा है। तो क्लासिफिकेशन की जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया जो है साइंटिस्ट ने अडॉप्ट किया है। तो फाइनली हम लोग ने ये समझा बच्चों कि आज की डेट में ये जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो मुख्यतः किस चीज का यूज कर रहे हैं? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं। तो फाइनली अगर हम इसको कुछ शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले आपने देखा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जिसको लीनियस ने दिया, और इस सिस्टम में सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आधार बनाया गया। यस। और सेकंड फिर आपका आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को आधार बनाया। लेकिन आज की डेट में जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है उसको हम जो है एडॉप्ट किया हुआ है। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको बेंथम एंड हुकर ने दिया था। और लास्ट में आप देखा था कि जब भी क्लासिफिकेशन में दिक्कत होती है तो दो टैक्सोनॉमी का हम और यूज कर लेते हैं, पहला साइटोटैक्सोनॉमी और दूसरा कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में सेल के अंदर उपस्थित जो साइटोलॉजिकल कैरेक्टर है या न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है, बिहेव कैसा है, इसको हम आधार बनाएंगे। और अगर वहां से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर हम देखेंगे पर्टिकुलर प्लांट के अंदर केमिकल कैसा है। तो इन सभी चीजों का यूज करके प्रॉपर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने जो किंगडम प्लांटी का जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था उसको हम लोग ने क्लियर किया। और मैंने आपको बताया था किंगडम प्लांटी में जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो स्टार्टिंग करनी है एल्गी से। तो चलिए बच्चों, एल्गी के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है, अब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके बारे में देखते हैं। चलिए जरा पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, फिर हम लोग इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। यस, जैसे कि आप जानते हैं एल्गी किसका मेंबर है? किंगडम प्लांटी का। और किंगडम प्लांटी में अगर आप कॉमन कैरेक्टर देखेंगे तो इसमें सभी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। पहली चीज मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसके अलावा आप एल्गी में देखेंगे कि कुछ जो पिगमेंट्स हैं वो सभी में कॉमन, जैसे क्लोरोफिल ए आपको सभी एल्गी में मिलेगा, चाहे वो क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो। तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी क्या कहती है कि एल्गी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, और क्लोरोफिल है तो फिर प्रॉपर तरीके से ये ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना सकता है, क्लोरोफिल बेयरिंग है। दूसरा क्या कह रहा है? ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है और थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब मैंने क्या बताया कि इसमें आपको रूट, स्टेम और लीफ आपको नहीं मिलेगी।
यस, मतलब थैलाइड प्लांट बॉडी है। ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना भोजन बना सकते हैं। और मुख्यतः ये आपको एक्वेटिक मिलेंगे, लेकिन एक्वेटिक भी कैसे, ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मैरीन में भी मिलेंगे, पहली चीज। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि आपको अगर इनका हैबिटेट देखना है तो वैरायटी ऑफ हैबिटेट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप इनको गीली जो चट्टाने हैं, मॉइस्ट स्टोन्स हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपको मिट्टी में मिल जाएंगे, ये आपको लकड़ी में भी मिल जाएंगे। इनमें से कुछ ऐसी भी होती हैं जो फंगी के साथ एसोसिएशन करती हैं, और आपको पता है जब एल्गी और फंगी एसोसिएशन करती हैं तो वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। तो ये फंगी के साथ भी एसोसिएशन करती हैं और क्या बनाती है, लाइकेन बनाती है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो कर जाती हैं, जैसे ऑन स्लॉथ बियर के ऊपर। यस, तो इस तरीके से आपने देखा कि वैरायटी ऑफ हैबिटेट एल्गी को देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कहते हैं अगर एल्गी के फॉर्म की बात करें और इनके साइज की बात करें, किसके, एल्गी के, तो ये भी आपको बड़ा हाईली वेरिएबल मिलेगा। मतलब यूनिसेलुलर से आपको मल्टी सेलुलर एल्गी यहां पर देखने को मिलेगी। जैसे हम फॉर्म की बात करें तो कॉलोनी के फॉर्म में मिलेगी, मतलब कई मेंबर कॉलोनी के फॉर्म पर होंगे, अर्थात इनका आपको कॉलोनियल फॉर्म देखने को मिलेगा। कॉलोनियल फॉर्म आपको कहां मिलता है, वॉलवॉक्स के केस में। ये आपको फिलामेंट लाइक मिलेंगी, इस तरीके से फिलामेंट लाइक मिलेंगी इन, जैसे आपको यूरोथ्रिक्स में और स्पाइरोगाइना में देखने को मिलेंगी। कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो मैरीन होते हैं, समुद्र के पानी में मिलेंगे, जैसे आपके केल्प, और ये मैसिव प्लांट्स हैं और बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आप देखें कॉलोनियल फॉर्म वॉलवॉक्स और फिलामेंटस फॉर्म यूरोथ्रिक्स, तो ये आपको प्रॉपर दिखाया है एनसीईआरटी में, इसको आप पहचान सकते हैं। देखिए यहां पर दिखाया गया है प्रॉपर, अगर आप देखें, यस देखो ये हमारा जो दिख रहा है ए वाला, ये बच्चों कॉलोनियल फॉर्म है, इसको हम वॉलवॉक्स बोल रहे हैं। देख रहे हैं बहुत सारे मेंबर्स इसमें हैं, है ना, और ये पूरी पेरेंट कॉलोनी, और इसमें आपको डॉटर कॉलोनी भी देखने को मिल रही है। ये आपका क्या है, फिलामेंटस फॉर्म है। और इन दोनों के नाम देखिए एनसीईआरटी ने नीचे दिया हुआ है। ये आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं, पहला है वॉलवॉक्स और दूसरा है यूरोथ्रिक्स। तो ये दोनों नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखो ये है हमारा वॉलवॉक्स और ये हमारा है यूरोथ्रिक्स। तो वॉलवॉक्स बच्चों कैसा फॉर्म है, वॉलवॉक्स है हमारा कॉलोनियल फॉर्म। वॉलवॉक्स कैसा है, ये है हमारा कॉलोनियल फॉर्म, और जो हमारा यूरोथ्रिक्स है ये कैसा है, ये है हमारा फिलामेंटस फॉर्म। तो जो फॉर्म है वो भी आपको बड़ी वैरिंग डिग्री आपको देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है एल्गी के बारे में, अभी जनरल कैरेक्टर्स ही अभी हम देख रहे हैं बच्चों। यस, कह रहा है कि जो सबसे पहले अगर आप देखो, जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को आपको स्टडी करनी है तो सबसे पहले आप उसका देखिए हैबिटेट कैसा है, फिर आप देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फिर आप देखिए उसमें रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है ना, फिर आप देखिए उसमें न्यूट्रिशन उसको कैसे मिल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हमको कंसीडर करने होते हैं। तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें एल्गी में, तो यहां पर आपको तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन मिलेगा, मतलब वेजिटेटिव भी मिलेगा, सेक्सुअल भी मिलेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो सबसे कॉमन होता है बच्चों वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एल्गी है, मान लेते हैं ये एल्गी है, इसका कोई भी पार्ट अगर टूट के अलग हुआ तो उससे एक नई प्लांट बॉडी बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, फ्रेगमेंटेड होना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रत्येक फ्रेगमेंट्स किसमें डेवलप हो जाएगा, एक थैलस में डेवलप हो जाएगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच्चों किसके माध्यम से हुआ, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। यस, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है डिफरेंट टाइप के स्पोर से, और इसमें जो सबसे कॉमन जो स्पोर है बच्चों वो है जू स्पोर। यस, कैसे स्पोर है, जू स्पोर, और जू स्पोर कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो जू स्पोर कैसे होते हैं बच्चों, इसमें फ्लैजला देखने को मिलेंगे। और यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं कि पीयर शेप्ड आपको जू स्पोर कहां देखने को मिलेंगे, फ्लैजला इसमें कैसी है, इक्वल है या अनइक्वल है, इनकी संख्या क्या होती है। तो ये सारी चीजें हमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी भी जब हमें पढ़ना है तो वहां पे कंपैरिजन करके हम लोग पढ़ेंगे, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।
तो जूस्पोर के बारे में क्या कह रहा है कि फ्लैजिलेटेड होते हैं, अर्थात ये मोटाइल होते हैं, और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो इससे एक नया प्लांट बॉडी बन जाती है। प्लांट बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक की। तो हमने पहला देख लिया वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर हो रहा है, और तीसरा जो रिप्रोडक्शन है बच्चों वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आप जानते हैं, दो गैमीट फ्यूज करेंगे। यस, तो दो गैमीट यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज करते हैं, और ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स मोटाइल हो सकते हैं अर्थात फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, अगर वो साइज में सिमिलर हैं, जैसे आपको यूरोथ्रिक्स के केस में देखने को मिलते हैं, और ये साइज में डिसिमिलर भी हो सकते हैं, और नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं अर्थात ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिमिलर है साइज में तो स्पाइरोगैलेमिस का एग्जांपल है। यस, ऐसा रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमस। आइसो का मतलब होता है दोनों गैमीट्स की जो मॉर्फोलॉजी वो सेम है। एनाइसो में क्या होगा? एनाइसो में क्या होगा? अब देखो यहां पर सबसे पहले आइसोगैमस में हमने क्या देखा कि दोनों गैमीट्स का जो साइज है वो सेम है। अब क्या होगा? दूसरा फ्यूजन आपको ऐसे दो गैमीट्स के बीच में देखने को मिल सकता है जो साइज में डिसिमिलर है, मतलब एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। जैसे आपकी स्पीसीज है कौन सी? यूडोनिना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, और यहां पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों एनाइसोगैमस होता है। कैसा होता है? एनाइसोगैमस होता है। तीसरा आप देखिए, तीसरे में क्या है? इसमें एक गैमीट बड़ा होगा जो कि कैसा होगा? नॉन मोटाइल है। यस, जो फीमेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा छोटा होगा अर्थात वो मोटाइल मेल गैमीट होगा, और इस तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं oogamous, जो आपको वाल्वाक्स और फ्यूकस के केस में देखने को मिलता है। तो बच्चों आइसो का मतलब क्या है? दोनों गैमीट सेम है। एनाइसो का मतलब क्या है? दोनों गैमीट्स का साइज अलग अलग है। oogamous में जो फीमेल है उसका साइज बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, और जो मोटाइल गैमीट है वो मेल होगा और उसका साइज छोटा होगा, उसको बोलेंगे oogamous। तो ये तो हो गए टाइप तीनों तरीके के। और आपको इसके एग्जाम्पल बेटा जरूर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो अभी नोट्स के फॉर्म पे मैं आपको अभी क्लियर करा दूंगा, और वो आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपके पास प्रॉपर नोट्स हो जाए। तो मैं वीडियो के नीचे लिंक आपको दे दूंगा प्रॉपर, ठीक है? तो इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चल, अब हमने यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया, और यहां पर आप मेंबर भी देख पा रहे हैं। अगर इस स्लाइड को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये जो दो मेंबर दिखाए गए हैं इनका कलर भी आप देख रहे हैं ग्रीन है। ये है आपकी वाल्वाक्स कॉलोनी है, और ये है यूलोथ्रिक्स जो फिलामेंटस फॉर्म पे है। ये है क्लोरोफाइसी के मेंबर। यहां पर तीन मेंबर आप देख रहे हैं, ये फियोफाइसी के मेंबर हैं, और नीचे ये जो दो मेंबर देख रहे हैं ये रोडोफाइसी के मेंबर हैं। यहां पर आप जो देख रहे हैं ये है लैमिनेरिया, ये है फ्यूकस, और ये है डिक्टियोटा, ठीक है? और नीचे ये जो दो मेंबर हैं ये हमारे पोरफायरा, ये है हमारा पोरफायरा, और ये है पॉलीसाइफोनिया। तो सबसे पहले जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो स्टार्टिंग करनी है बच्चों क्लोरोफाइसी से। तो सबसे पहला अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी कह रही है कि जितनी भी एल्गी हैं हम उनको तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला क्लोरोफाइसी, सेकंड फियोफाइसी, और थर्ड रोडोफाइसी। अभी भी कुछ डिस्क्रिप्शन है जो एल्गी के बारे में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि एल्गी का जो यूज है वो बड़ा ब्रॉड यूज है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी? आप देखिए कि इस दुनिया में लगभग आधी, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके उसको किस में कन्वर्ट कर देना? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेना, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप एल्गी की बात करो बच्चों, तो एल्गी इस पूरी दुनिया की लगभग आधी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन इस पूरी दुनिया में करती है। यस, एल्गी के द्वारा होता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप क्या देखते हैं? वहां पर आप देखें, वहां पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, प्लस हमने वाटर का यूज किया, और सनलाइटली हम क्या बनाते हैं? C6 एस्टर और O6 बनाते हैं। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड तो C6 एस्टर O6 के फॉर्म में क्या हुई? स्टोर हो गई प्लांट में। तो इस दुनिया का 50% कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है
फूड के फॉर्म में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, वो एल्गी के द्वारा होता है। देखा एल्गी की कितनी इंपॉर्टेंस है। जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकालते हैं अपने बॉडी से, यस, उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है। जितने भी ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं उसका 50% ये फिक्स कर देते हैं कौन, एल्गी। कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। कहता है चूंकि ये फोटोसिंथेटिक होती है एल्गी, इसकी वजह से ये वाटर में ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। क्योंकि इनका जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजेनिक है। जैसे आप देख रहे थे कुछ ऐसे भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, जैसे कीमोसिंथेटिक आप देख रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए इनकी जो फोटोसिंथेसिस है वो ऑक्सीजेनिक है, इसकी वजह से वाटर में ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा आप देखें कि इनका जो पैरामाउंट जो इंपॉर्टेंस है वो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में। जब आप फूड चेन देखेंगे बच्चों, तो किसी भी फूड चेन की जो स्टार्टिंग होती है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर से होती है। क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, हमेशा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो आश्रित रहता है। और प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है, सेकेंडरी को कौन खाता है, टर्सरी, और फिर टॉप कार्निवोरस। तो मतलब अगर आप एक फूड चेन देखें तो उस फूड चेन में जो पैरामाउंट जो इंपॉर्टेंस है वो एल्गी की होती है। क्यों, क्योंकि एल्गी क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, यस, जो कि फूड साइकिल्स का आधार होते हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसको अगर ये एल्गी ना हो तो बच्चों पूरी की पूरी फूड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और हर एक ऑर्गेनिज्म किल कर जाएगा। इतनी इंपॉर्टेंस होती है। दूसरा क्या कर रहा है, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं किसकी, पोरफायरा की, लैमिनेरिया की और सारगैसम की। और इसमें से जो 17 स्पीसीज होती हैं मैरीन एल्गी की, वो फूड के रूप में इस्तेमाल होती हैं। 70 से ज्यादा ऐसी स्पीसीज हैं जो फूड के रूप में इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल क्या है आपका, लैमिनेरिया, सारगासम और पोरफायरा। कुछ ऐसे ब्राउन और रेड एल्गी हैं बच्चों जो एक बहुत बड़े अमाउंट में हाइड्रोकोलाइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस में भी आपको देखने को मिलता है। मतलब इसमें हाइड्रोकोलाइड्स मिलता है, अर्थात ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें वाटर को होल्ड करने की क्षमता होती है। इसी की वजह से इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। और किस तरीके से यूज होता है मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वाटर होल्डिंग जो वाटर होल्डिंग आपका कंपाउंड है हाइड्रोकोलाइड्स, इसका एग्जांपल क्या है, एल्जिन। तो एल्जिन आपको कहां मिलती है बच्चों, ये ब्राउन एल्गी में देखने को मिलती है। और जो काराजीन है ये आपको मिलती है रेड एल्गी में। और अभी जो 2021 का नीट था उसमें पूछा गया था कि जो कारा ग्रीन है वो कहां पर आपको मिलती है बच्चों, तो कारा ग्रीन आपको मिलती है रेड एल्गी में। जो डबल आर है ना, उसका एक आर का मतलब है रेड एल्गी। क्लियर है, इस तरीके से आपको याद रखना है। एल्जिन कहां मिलेगी, ब्राउन एल्गी में, यस, जिसका हम कमर्शियली यूज करते हैं। जैसे किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो अगर इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो नमी लगातार वो बनाए रखती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अब देखिए नेक्स्ट प्रोडक्ट है अगर एक दूसरा कमर्शियली प्रोडक्ट है जो हम जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन करते हैं। और जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया किसके मेंबर है, रेड एल्गी के मेंबर है, यस। और इस अगर में हम माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं, यस। और इसके अलावा इसका यूज हम आइसक्रीम को बनाने में और जेलीज के बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट आप देखिए क्लोरेला आप जानते हैं यूनिसेलुलर एल्गी है, यस, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन होती है। और आज की डेट में प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स क्लोरेला को माना जाता है, अर्थात ये फूड सप्लीमेंट्स के रूप में हम इसका यूज करते हैं। और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो स्पेस में जाते हैं इस क्लोरेला को ले जाते हैं, जिससे ये फूड के रूप में और बहुत अच्छी ऑक्सीजन देती है, उसके रूप में इसका हम यूज करते हैं। जो एल्गी है बच्चों, इनको हम 3 मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट। पहला है क्लोरोफाइसी, सेकंड है हमारा फियोफाइसी और थर्ड है हमारा रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में हम लोग अब देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से मेन कैरेक्टर है। लेकिन इसके पहले जितने भी पॉइंट्स मैंने यहां पर पढ़े हैं या जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कराए हैं, जरा इसको एक जगह पे मैं आपको समराइज कर देता हूं जिससे ये सारे पॉइंट्स आपको
आपको पूरी तरह से माइंड में आपके घुस जाए। यस, तो फिर आप देखिए, अब जब हम एल्गी की स्टार्टिंग करते हैं तो एल्गी के स्टार्टिंग में आप देखें कि क्या चीजें हम लोग ने शुरू में स्टडी करी है। तो शुरू में जब आप इंट्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं किंगडम प्लांटी का, तो उसमें आप देखिए कि उसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है जो शुरुआत में दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जिसको दिया है लिनियस ने। इस क्लासिफिकेशन में लिनियस ने क्या बताया था? लिनियस ने इस क्लासिफिकेशन में एक्चुअली जो प्लांट थे उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के जो कैरेक्टर्स थे उसको अपना क्राइटेरिया बनाया। और आपको पता है कि जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, वो क्लाइमेट्स के प्रभाव में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, इसलिए वो स्टैटिक नहीं होते, मतलब स्थिर नहीं होते हैं। इसलिए जो लिनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो उतना ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं हो पाया। आफ्टर दैट आप जानते हैं धीरे धीरे सुधार हुआ, फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको दिया बेंथम एंड हुकर ने। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बेंथम एंड हुकर ने मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर और इंटरनल कैरेक्टर दोनों को आधार बनाया। इसके अलावा इसमें आप देखिए, इसमें एम्ब्रियोलॉजी का भी आधार उन्होंने बनाया, फाइटोकेमिस्ट्री का भी आधार उन्होंने बनाया। इसके बाद आप देखिए जो आज की डेट में सबसे जो एक्सेप्टेड सिस्टम था वो था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसमें जो क्राइटेरिया था वो था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और इसमें यह बताया गया कि अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म एक टैक्सा से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब है कि उन दोनों ऑर्गेनिज्म का जो एंसेस्टर है वो कॉमन होगा। ये चीज हमको कहां क्लियर हुई? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में। और यही क्लासिफिकेशन सिस्टम आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। इसके अलावा आप देखते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके जो एंसेस्टर्स के फॉसिल्स वगैरह नहीं मिल पाते, वहां पर प्रॉब्लम्स होती है। तो क्लासिफिकेशंस को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, साउंड बनाने के लिए हम और भी चीजों का जो है उनसे हेल्प लेते हैं। जैसे जो न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, ये इस न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? यहां पर कंप्यूटर का यूज करते हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को एक ही समय पे हम एनालाइज वहां पर करते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? इसमें सारे कैरेक्टर्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा था हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो जो वर्ड आया वो किससे आया है? साइटोलॉजी से आया है। इसमें सेल के अंदर उपस्थित, मुख्यतः न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम के नंबर्स, क्रोमोसोम का शेप, उनका बिहेवियर, इन सबको आधार बनाया जाता है। और अगर इसमें भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो क्लासिफिकेशन के लिए, तो फिर हम कीमोटैक्सोनॉमी का यूज करते हैं। हम ये देखते हैं कि प्लांट के अंदर किस तरीके का केमिकल मौजूद है। तो ये सारी चीजें हम लोग ने शुरू में देखा था कि किस तरीके से धीरे धीरे क्लासिफिकेशन हुआ और किस तरीके से आज की डेट में हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को अपनाते हैं। फिर इसके बाद जब आप देखिए, जब आप एल्गी की स्टार्टिंग करते हैं, तो एल्गी की स्टार्टिंग में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी के बारे में दिए गए हैं, जरा उसकी बात तेजी से हम लोग कर लेते हैं। जरा उसको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें एल्गी की बच्चों, तो एल्गी के बारे में सबसे पहली चीज हमने ये सीखा कि एल्गी आपको फ्रेश और मैरीन वाटर दोनों में मिल जाएगी। मतलब इसके मेंबर आपको एक्वेटिक तो है प्राइमरीली, मतलब ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, मैरीन में भी मिलेंगे। दूसरा, इनका अगर हम शेप की बात करें तो काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये आपको कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलते हैं, फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलते हैं। कॉलोनियल में जैसे आप देख रहे थे बाल बॉक्स, और फिलामेंटस में आप देख रहे थे यूरोथ्रिक्स। इसके बाद आप देखिए कि एल्गी की जो बॉडी है वो एक म्यूसिलेजिनस शीट के द्वारा सराउंडेड है, जिसकी वजह से ये वाटर से अपने बॉडी को प्रॉपर सड़ने से, खराब होने से बचा पाते हैं। इसके अलावा अगर हम सेल वॉल की बात करें, तो सेल वॉल जो प्रेजेंट होता है एल्गी में, वो उसमें सेलुलोज और पैक्टिन आपको देखने को मिलता है। आफ्टर दैट आप देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो जो एल्गी का स्ट्रक्चर है वो थैलाइड है। इसका मतलब क्या है कि रूट, स्टेम और लीफ में वो डिवाइडेड नहीं है, इसीलिए एल्गी का जो प्लांट बॉडी है उसको थैलाइड मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इसमें किसी भी प्रकार का टिश्यू सिस्टम अर्थात जाइलम और फ्लोएम नहीं देखने को मिलेगा, अर्थात ये एब्सेंट होंगे। इसके बाद हम लोग ने जनरल कैरेक्टर्स में क्या देखा? नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने ये देखा कि जितने भी एल्गी हैं सभी की सभी फोटो ऑटोट्रॉफिक है, अर्थात इन प्रेजेंस ऑफ लाइट
वो अपना भोजन बना सकती हैं। उनके अंदर प्लास्टिक्स देखने को मिलता है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। पिगमेंट्स का काम क्या होता है? सनलाइट को ट्रैप करना। आफ्टर दैट आप देखिए कि जो क्लासिफिकेशन है एल्गी का, वो मुख्यतः पिगमेंट्स पर आधारित है, और पिगमेंट्स के आधार पर ही हम क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी को देखते हैं। जहां क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और जो रोडोफाइसी हम उसको रेड एल्गी बोलते हैं। एक चीज सबसे कॉमन आपको क्या मिलेगा बच्चों, और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कुछ पिगमेंट्स यूनिवर्सल हैं, मतलब आपको वो तीनों क्लासेस में मिलेंगे, चाहे वो क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो। वो कौन से पिगमेंट्स हैं? तो पहला है क्लोरोफिल ए, सेकेंड है बच्चों क्लोरोफिल बी, और थर्ड है कैरोटीन। ये आपको सभी में देखने को मिलेंगे, मतलब ये यूनिवर्सल पिगमेंट माने जाते हैं एल्गी के केस में। जैसे क्लोरोफाइसी में आप देखिए क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मिलेगा, जब आप फियोफाइसी में आएंगे तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलेगा, लेकिन रोडोफाइसी में आपको क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी भी मिलता है। ये अभी मैं आपको जब कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा तीनों क्लास की, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं कॉमन कैरेक्टर्स हम लोग ने और क्या क्या स्टडी किया है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपने जो देखा यहां पे, तो आपको तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन यहां देखने को मिल रहा है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मुख्यतः होता है बच्चों फ्रेगमेंटेशन की मदद से होता है, मतलब थैलस का कोई भी पार्ट अगर टूट के डिवाइड होता है, अलग होता है, तो उससे एक नया थैलस प्लांट बॉडी बन जाती है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल मुख्यतः किसकी वजह से हो रहा था? जूस्पोर की वजह से हो रहा था। और याद रखिएगा जूस्पोर हमेशा फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। दो और तरीके हैं जिन तरीकों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसका आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, वो है पहला एप्लानोस्पोर और दूसरा है एकाइनिड्स। एप्लानोस्पोर को आप जानते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, और दूसरा एकाइनिड्स होते हैं, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। तो इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी कुछ भी नहीं कहती, जो कह रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जूस्पोर के बारे में आपको कहती है। नेक्स्ट जो आपका रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो तीन तरीके का एल्गी में आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा? आपका आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। कौन कौन सा बच्चों? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ओगैमस। देख लेते हैं कौन कौन सा है हमारा। यस, ये देखो तीन तरीके का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। पहला है आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब क्या होता है कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी होगा वो गैमीट के फ्यूजन से होगा। तो आइसो का मतलब होता है कि जब मेल और फीमेल दोनों गैमीट का साइज सेम हो, और तो इस तरीकों को हम बोलते हैं आइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या होता है? इसमें एक गैमीट का साइज बड़ा होगा और दूसरे गैमीट का साइज छोटा होगा, इसको हम बोलेंगे एनाइसोगैमस। और ये दोनों मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। लेकिन ओगैमस के केस में आप देखेंगे यहां पर जो फीमेल गैमीट है उसका साइज बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमीट होगा उसका साइज छोटा होगा लेकिन वो मोटाइल होगा, इसको हम बोलते हैं ओगैमस। तो यहां पर बच्चों एक चीज आपको ये सीखने की है कि एक मेंबर है क्लेमाइडोमोनास, जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। ये एक ऐसा मेंबर है जिसमें तीनों तरीके का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, आइसोगैमस भी, एनाइसो भी और ओगैमस भी। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर में किस तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि देखिए किस तरीके का रिप्रोडक्शन मिल रहा है। जैसे अगर हम बात करें तो आपको जो आइसोगैमस है वो क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस, स्पाइरोगारा और क्लेडोफोरा में मिल रहा है, जबकि एनाइसोगैमस आपको क्लेमाइडोमोनास में मिल रहा है, और जो ओगैमस है वो आपका क्लेमाइडोमोनास, सारगासम, वाल्वाक्स और फ्यूकस में मिल रहा है। कैसे याद करना है मैं थोड़ा सा जब लास्ट होगा वहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा। चलिए आगे आते हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एक चीज और बच्चों यहां पर समझने की है कि जो सेक्सुअल अगर हम रिप्रोडक्शंस की बात करें तो यहां पर एल्गी में आपको जो सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे वो यूनिसेलुलर होते हैं। यस, तो इस चीज को भी माइंड में रखना है। चलो तो अब हम फाइनली कहां पहुंचते हैं एनसीईआरटी में, और जो हमारी क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग फाइनली कहां पर पहुंचते हैं हम लोग एनसीईआरटी में। तो चलिए
एनसीईआरटी हम लोग ओपन करते हैं और देखते हैं वहां पर कि एल्गी की जो 3 क्लासेस है उसके बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को यह देखना है कि जो 3 क्लास है कौन कौन सा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में एनसीईआरटी क्या कह रही है। ये कह रही है कि क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो ग्रीन एल्गी है, फियोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो ब्राउन एल्गी है और रोडोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो रेड एल्गी है। पहले कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, फिर हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। सेकंड पॉइंट, मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए और बी आपको यूनिवर्सल है, ठीक है, मतलब सभी एल्गी में मिलेगा, चाहे वो क्लोरोफाइसी हो, फियोफाइसी हो, रोडोफाइसी हो। यहां पर एनसीईआरटी क्या कह रही है, देखो क्लोरोफिल ए और बी आपको मिल रहा है क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल ए और सी मिलता है आपको फियोफाइसी में, और यहां पर एक पिगमेंट आपको मिल रहा है फ्यूकोजैंथिन, और फ्यूकोजैंथिन ही वो पिगमेंट है जिसकी वजह से एल्गी का कलर ब्राउन आता है बच्चों। ठीक वैसे ही आप रोडोफाइसी में देखिए, यहां पर आपको फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से ये एल्गी का कलर रेड हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और डी है, तो यहां पर जो एक्स्ट्रा पिगमेंट है डी है और यहां पर जो एक्स्ट्रा पिगमेंट है सी है। तो इस तरीके से बी सी डी करके याद रख सकते हैं आप, और ए तो बच्चों तीनों में कॉमन है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में इस चीज को बिठा सकते हैं बहुत आसानी से। अगर हम आगे की ओर बढ़ें तो यस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो रिजर्व फूड मटेरियल या स्टोर फूड से आता है। तो देखिए यहां पर आपको क्लोरोफाइसी और रोडोफाइसी में दोनों में आपको स्टार्च देखने को मिल रहा है, यहां पर स्टार्च है और यहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च है। जो बीच वाला है इसमें आपको मैनिटॉल और लैमिनेरिन मिल रहा है, यस। तो यहां पर इस चीज को आपको याद रखना है कि फियोफाइसी का जो स्टोर फूड मटेरियल है वो मैनिटॉल और लैमिनेरिन है, जबकि ऊपर और नीचे दोनों का स्टार्च है, लेकिन जो रोडोफाइसी है उसका फ्लोरिडियन स्टार्च है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजला नंबर और उनकी पोजीशन क्या है फ्लैजला की। तो देखो बच्चों, अगर आप फ्लैजला की बात करेंगे तो यहां पर फ्लैजला की संख्या मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 देखने को मिलेगी, और जो फ्लैजला होगा एपिकल होगा, मतलब यहां पर एपिकल पोजीशन में फ्लैजला होगी, मतलब 2 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है, और दोनों फ्लैजला की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर होगी, इक्वल होगी और एपिकल है। लेकिन जब आप फियोफाइसी के केस में आते हैं तो यहां पर जो फ्लैजला आपको मिलती है वो लैटरल मिलती है, और दोनों कैसी हैं, अनइक्वल है, मतलब एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी, लेकिन संख्या कितनी है, 2। और यहां पर जैसे आप रोडोफाइसी में पहुंचते हैं बच्चों, यहां पर फ्लैजला क्या है, एब्सेंट है। तो ये माइंड में आपको रखना है, पहले में मिनिमम 2 से मैक्सिमम 8 है, फ्लैजला की लेंथ बराबर है और पोजीशन इसकी एपिकल है। लेकिन जैसे आप फियोफाइसी में आते हैं, यहां पर संख्या आपको 2 मिलती है, मिनिमम वाली ही, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन साइज अनइक्वल हो जाता है और पोजीशन लैटरल है, लैटरल का मतलब अगल बगल है, एपिकल पोजीशन पे नहीं है, और यहां पर फ्लैजला एब्सेंट है। फिर आ जाते हैं इनके हैबिटेट में। हैबिटेट तीनों का लगभग कॉमन है, आप देखिए ये भी फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर, ये भी फ्रेश वाटर में मिल रही है। दूसरी चीज, तीनों आपको ब्रैकिश वाटर में देखने को मिल रहे हैं। अब ब्रैकिश वाटर का मतलब बच्चों ये होता है कि जब आप देखते हैं, जैसे सपोज दैट ये समुद्र है और समुद्र से आके यहाँ पर नदियां आपको पता है आके मिलती हैं, तो जब इनका मीठा जल इस समुद्र के पास मिलता है, तो जहां पर मीठा जल और समुद्र का जल आपस में टकराते हैं, तो वहां पर का जो वाटर होता है बच्चों, उस वाटर को हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर में भी आपको तीनों तरीके की एल्गी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में मिलेगी, ये भी फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में मिल रही है, और ये भी फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में मिल रही है, मतलब हैबिटेट में ये तीनों कॉमन है। लेकिन फ्लैजला की पोजीशन में अलग अलग है, यहां पर फ्लैजला एब्सेंट है। सेल वॉल, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेल वॉल मुख्यतः किसकी बनी है, एल्गी में सेलुलोज की बनी हुई है, और इसी वजह से एल्गी को कहां रखा गया, प्लांटी में रखा गया। प्लांटी के जितने भी मेंबर हैं आप देखिए उनकी सेल वॉल किसकी है, सेलुलोज की है। फंगी को इसीलिए बाहर कर दिया गया। फंगी की सेलुलोज किसकी होती है, फंगी की सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की होती है, और वह हेटेरोट्रॉफिक होती है, इसलिए फंगी को किंगडम प्लांटी से निकाल के बाहर किया गया। पहले किंगडम प्लांटी में ही फंगी को रखा गया था, बैक्टीरिया को भी वहां रखा गया था, क्योंकि सेल वॉल उसमें सेल वॉल मिलती थी। नेक्स्ट आप देखें कि जो आपका फियोफाइसी, इसमें आपको सेलुलोज और एल्गिन मिल रहा है, और यहां पर सेलुलोज के साथ पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स देखने को मिलते हैं। तो यस, इस सेल वॉल का कंपोजिशन भी आपको जानना जरूरी है। जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स का
किसी क्लास की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे उसका हैबिटेट कैसे है, सेकंड हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा, मतलब सेल वॉल किसकी बनी है, फिर हम थर्ड देखेंगे वो न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, फोर्थ हम देखेंगे उसका रिप्रोडक्शन किस तरह का है, और लास्ट देखेंगे उसके जो मेंबर्स हैं या उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली क्लास है एल्गी की, कौन सी है, क्लोरोफाइसी। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है और एल्गी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो सबसे पहला जो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर होते हैं उसको हम ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्लांट बॉडी आपको यूनिसेलुलर देखने को मिलेगी जैसे क्लेमाइडोमोनास के केस में, कॉलोनियल देखने को मिलेगी जैसे आपको वाल्वाक्स के केस में, फिलामेंटस देखने को मिलेगी आपको यूलोथ्रिक्स के केस में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्चुअली अगर हम इनके कलर की बात करें बच्चों तो इनके मेंबर के जो कलर होते हैं ग्रास ग्रीन होते हैं, जैसे आप घास का कलर देखते हैं ना वैसे ही इनका कलर होता है। इसके अलावा इसमें जो पिगमेंट डोमिनेट करता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, जिसको हम लोगों ने अभी कंपैरिजन में देखा है। ठीक है, पिगमेंट्स अगर हम बात करें तो वो कहां आपको मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। और आपको पता है क्लोरोप्लास्ट भी अलग अलग साइज के यहां पर देखने को मिलते हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट आपको डिस्क्वाइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप देखने को मिलते हैं इनकी डिफरेंट स्पीशीज में। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है, जो पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, एक तरफ एक क्लोरोप्लास्ट के शेप दे देते थे और दूसरी तरफ मेंबर लिख देते थे और आपसे कहते थे कि आप जरा मैचिंग करिए कि किस तरीके का क्लोरोप्लास्ट कहां पे आता है। तो अभी मैं आपको पीपीटी की स्लाइड में जब कंपैरेटिव स्टडी कराऊंगा तो ये वाला पॉइंट आपको वहां कंप्लीट करा दूंगा, बता दूंगा किस तरीके का क्लोरोप्लास्ट किस मेंबर में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अधिकतर इसके मेंबर में आपको एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज जिसको हम पाइरिनाइड्स बोलते हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, पाइरिनाइड्स होता है। पाइरिनाइड्स में आपको प्रोटीन मिलेगा और स्टार्च भी मिलेगा, अर्थात पाइरिनाइड्स किसके बने हैं, प्रोटीन और स्टार्च के। पाइरिनाइड्स कहां मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहा है। क्लोरोप्लास्ट कहां मिल रहा है, सेल के अंदर मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कह रहा है कि कुछ एल्गी में जो स्टोर फूड होता है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे होता है। किस फॉर्म में होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे। और अभी हम लोग जब कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा कि इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है किसका, क्लोरोफाइसी का, वो स्टार्च होता है। ठीक है, और फियोफाइसी का मैनिटॉल और लैमिनेरिन होता है ना, मैनिटॉल होता है, और मैनिटॉल और फ्लोरिडियन होता है। और जो हमने लास्ट देखा था है ना, उसका भी स्टार्च होता है लेकिन वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है ना। तो यहां पर आप देखिए कुछ एल्गी में जो स्टोर होता है क्लोरोफाइसी के मेंबर में वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे होता है। और ग्रीन एल्गी का अगर आप स्ट्रक्चर्स देखोगे तो स्ट्रक्चर्स अगर आप बच्चों देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर में जो सेल वॉल होती है इसमें जो इनर जो लेयर है सेल वॉल की वो किसकी बनी हुई है, वो बनी है सेलुलोज की। किसकी बनी है बच्चों, सेलुलोज की। और जो ये बाहर वाली जो परत है ये बनी होती है किसकी, ये बनी होती है पैक्टिन की। तो अगर हम बात करें तो इनर लेयर किसकी है, सेलुलोज की, और जो आउटर लेयर है पैक्टिन है इसको हम बोलते हैं पैक्टोज की बनी होती है। तो बाहर वाली लेयर किसकी बनी है, पैक्टोज की। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पाइरिनाइड्स मिल रहे हैं और पाइरिनाइड्स में आपको प्रोटीन मिल रहा है और क्या मिल रहा है, इसके साथ आपको यहाँ पर स्टार्च देखने को मिल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपको देखने को मिलेगा जब आप क्लोरोफाइसी के मेंबर्स को देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये स्ट्रक्चर अगर यूनिसेलुलर है तो इस तरीके की चीज आपको देखने को मिलेगी। अब हम आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, और मैंने आपको बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो फ्रेगमेंटेशन है वो कॉमन है, तीनों में आपको देखने को मिल रहा है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, या डिफरेंट टाइप की स्पोर्स बनेंगे जिसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मुख्यतः फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होता है, मतलब ऐसे जू स्पोर होंगे जो फ्लैजिलेटेड होंगे और जब ये जर्मिनेट करेंगे तो इससे नई प्लांट बॉडी बनेगी। या सॉरी, कहां बनते हैं, ये जू स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहा है आपको इसमें वेरियस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा,
और इसमें सेक्स सेल भी देखने को मिलेंगे। यस, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तीनों तरीके का है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। कुछ कॉमनली जो फॉर्म्ड ग्रीन एल्गी हैं उसका नाम है, पहला क्लेमाइडोमोनास, सेकंड है हमारा वालबॉक्स, थर्ड है हमारा यूरोथ्रिक्स, फोर्थ है हमारा स्पाइरोगाइरा एंड फिफ्थ है हमारा चार। तो बच्चों इसके मेंबर भी आपको याद रखना है। तो ये जो पॉइंट थे ये थे क्लोरोफाइसी से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं सेकंड जो हमारी क्लास है जिसको बोलते हैं फियोफाइसी। और अब फियोफाइसी में हम क्लोरोफाइसी में जो चीजें पढ़े हैं उससे थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। चलिए अब हम लोग फाइनली पहुंचते हैं कहां पर, नेक्स्ट जो हमारी क्लास है फियोफाइसी, जिसको हम ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। अगर आप फियोफाइसी का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स देखोगे बच्चों और फियोफाइसी के बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो आप पाओगे इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। और प्राइमरली ये कहां मिल रही है आपको, मैरीन हैबिटेट में मिल रही है प्राइमरली, लेकिन आपको ये फ्रेश वाटर मैरीन वाटर दोनों में मिलेगी। तीनों में कॉमन क्या था, तीनों आपको ब्रैकिश वाटर में मिल रही थी, ये चीज आपका यहां पर कॉमन है। इसके अलावा अगर फियोफाइसी में आपको एक ग्रेट वेरिएशन साइज और उनके जो फॉर्म है वहां देखने को मिलेगा, मतलब साइज छोटा से लेके बड़ा तक होगा और शेप भी अलग अलग होंगे। कहता है अगर रेंज की अगर हम बात करो तो आपको यहां पर सिंपल ब्रांच भी मिलेंगे, फिलामेंटस मिलेंगे। सिंपल ब्रांच और फिलामेंटस अगर बात करी जाए फियोफाइसी के मेंबर की तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक्टोकार्पस। सिंपल ब्रांच है, प्रोफिशली ब्रांच नहीं है, सिंपल ब्रांच है, फिलामेंटस है जैसे एक्टोकार्पस। इसके अलावा अगर हम बात करें केल्प की तो केल्प में आपको प्रोफ्यूजली का मतलब बहुत सारी ब्रांचेस आपको मिलती हैं। कहां पर मिलती है, केल्प में, जिसकी वजह से आप देखिए इसका बहुत बड़ा साइज हो जाता है, काफी हाइट इसकी हो जाती है और लगभग 100 मीटर तक का ये आकार ले लेते हैं, 100 मीटर तक ये फैल जाते हैं। प्रोफिशली ब्रांच आपको देखने को मिल रही है। तो सिंपल ब्रांच है वो एक्टोकार्पस है बच्चों, और अगर प्रोफिशली ब्रांच की बात करें तो वो केल्प है, और दोनों मेंबर किसके हैं, फियोफाइसी के। इसके अलावा आप देखिए मैंने बताया था कि क्लोरोफाइसी में आपको जो पिगमेंट मिल रहा है वो क्लोरोफिल ए और बी मिल रहा है, लेकिन फियोफाइसी में आप देखिए यहां पर आपको मिल रहा है क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, यस, और कैरोटीनाइड जो कि तीनों में कॉमन है, और जो पिगमेंट मिलेगा कौन सा मिलेगा, फ्यूकोजैंथिन, जिसकी वजह से ये जो कलर आता है बच्चों फियोफाइसी का वो ब्राउन आता है। यस, तो कैरोटीनाइड और जैंथोफिल्स मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कलर की बात करें तो ये ओलिव ग्रीन से वेरियस शेड्स आपको ब्राउन के कई शेड्स आपको देखने को मिलेंगे। शेडेड का मतलब होता है हल्का ब्राउन, थोड़ा सा डार्क ब्राउन, फिर एकदम ब्राउन, फिर उससे कम, इससे ज्यादा, इस तरह को बोलते हैं शेडेड। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो फियोजैंथिन है, जो जैंथोफिल पिगमेंट है उसका अमाउंट कितना है, और इसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूकोजैंथिन। ये कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों, ये प्रेजेंट होता है, हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि ये जो प्रेजेंट होता है कहां पर, फियोफाइसी के मेंबर में, और जो फूड स्टोर होता है फियोफाइसी में वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है। और अगर हम बात करें तो इनका जो फॉर्म है वो क्या है, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको हम LM के नाम से जानते हैं, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। जबकि जब आप रोडोफाइसी में जाएंगे तो वहां पर आपको स्टार्च मिल रहा है, लेकिन फ्लोरिडियन स्टार्च है वो, ठीक है। और क्लोरोफाइसी में क्या मिला था, स्टार्च मिला था। वेजिटेटिव सेल्स की बात करें तो इसकी जो सेलुलोजिक वाल है, सेल वाल कैसी है, सेलुलोजिक है। और इसके बाहर अगर ये मान लेते हैं, ये अगर ये फिलामेंटस एल्गी है इस तरीके से, तो बाहर आपको म्यूसिलेज की एक सीट मिलेगी। क्या मिलेगी, एक जिलेटिनस कोटिंग मिलेगी, आउटसाइड जिलेटिनस कोटिंग मिलेगी, जिसको हम एल्जिन बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें तो इसमें आपको प्लास्टिड्स मिलेगा, यस, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। आपको सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स मिलेंगे, सेंटर में वैक्यूल होगा, और न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। जो प्लांट बॉडी है जनरली एक सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होगी, किसके द्वारा, होल्डफास्ट के द्वारा। एक स्टाक होगा और स्टाइक होगा, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ऐसी लीफ होगी तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की तरह काम करती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट। क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं फ्रंट। जरा देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर कहां पर है। चलो ये स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं बच्चों, जो एनसीईआरटी ने दिखाया हुआ है।
ये स्ट्रक्चर जरा हम लोग देख लेते हैं, ये कहां पर है स्ट्रक्चर। यस देखो यहाँ पर जो आपको बॉडी में 3 पार्ट आपको मिल रहे हैं, जरा इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉपर एनसीईआरटी में इसका फिगर दिया गया है और हमें पहचानना आना चाहिए। ये ऊपर की तरफ फिगर है, देख लेते हैं हम लोग। वहां पर पहुंचते फिगर में पहले क्लोरोफाइसी के 2 मेंबर वहां पर दिए गए हैं, कौन कौन से, वाल्वाक्स और यूरोथ्रिक्स, और उसके नीचे आपको फियोफाइसी के मेंबर दिए गए हैं, कौन कौन से, आपको मिल रहा है लैमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा। देखो यहाँ पर ये 3 चीजें दिख रही हैं, ये दिख रहा है होल्ड फास्ट, और होल्ड फास्ट की मदद से ही ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। तो देखो ये है होल्ड फास्ट, यस ये फियोफाइसी के मेंबर है। सेकेंड हमारा देखो ये स्टाइप है बच्चों, और ये है फ्रंट, देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, यहां पर भी देखो होल्ड फास्ट मिल रहा है, और ये देखो पत्ती के बीच में जो मिडरिब होती है जैसे स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये फ्रंट है। और फ्रंट क्या है, एक तरीके का फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, और यहां पर आपको मिल रहा है एयर ब्लैडर, जिसकी वजह से प्रॉपर ये स्विम करते रहते हैं इनकी पत्तियां। तीसरा आप देखिए यहां पर भी देखो स्टाइप दिख रहा है और ये फ्रंट दिख रहा है। तो फियोफाइसी के मेंबर में आपको होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए पहुंचते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे जहां पर थे हम लोग। फियोफाइसी के मेंबर में हमने देखा कि आपको क्या क्या मिल रहा है, 3 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट। तो होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है कि सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए फियोफाइसी के मेंबर में होल्ड फास्ट देखने को मिल रहा है, इसमें स्टाक होता है जिसको हम स्टाइप बोलते हैं, और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं फ्रंट। क्लियर है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं। अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो कॉमन है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या कहता है कि मोस्ट ब्राउन एल्गी में यहां पर आपको बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर देखने को मिलेंगे। अभी कंपैरेटिव स्टडी में हमने देखा कि वहां पर जो फ्लैजिला की संख्या थी मिनिमम 2 से मैक्सिमम 8 तक थी, है ना, और फ्लैजिला इक्वल थी। लेकिन फियोफाइसी के केस में आप देखेंगे यहां पर फ्लैजिला की संख्या 2 है, पोजीशन उसकी लैटरल है, और उनका साइज अनइक्वल है, लेंथ उसकी अनइक्वल है। तो यहां पर क्या कह रहा है, जूस्पोर कैसे है, बाइफ्लैजिलेट है, और यहां पर एक पियर सेट मतलब नाशपाती के आकार के आपको जूस्पोर मिलेंगे, और इसमें 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला होंगे। तो नाशपाती आप जानते हैं कैसी होती है, और यहां पर इस तरीके से एक फ्लैजिला बड़ा होगा और दूसरा फ्लैजिला छोटा होगा। इस तरीके के जूस्पोर आपको देखने को मिलते हैं। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पियर शेप्ड जो जूस्पोर है जिसमें फ्लैजिला की संख्या 2 है, पोजीशन उसकी लैटरल है और वो अनइक्वल है, ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी या रोडोफाइसी? तो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर शुड बी क्या होना चाहिए, फियोफाइसी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। कहता अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे नजर डालें तो यहां पर आपको आइसो, एनाइसो एंड oogamous तीनों तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। जो गैमीट्स फ्यूज करते हैं, अर्थात जो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे वो कहां पर फ्यूज करेंगे, वाटर में और विद इन द ओगोनियम। ओगोनियम के अंदर क्या होगा, वहां पर जो ओगोनियम है क्या हो, सेक्स ऑर्गन है, तो वहां पर जो मेल गैमीट है जो कि मोटाइल है वो आके वहां पर फ्यूज करेगा फीमेल गैमीट के साथ, यस, जो oogamous से रिलेटेड स्पीसीज होती है। गैमीट्स इसमें आपको पायरिफॉर्म मिल रहा है, मतलब पियर शेप में मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इसमें 2 लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला मिल रही है जैसे मैंने आपको बताया। और जो कॉमन फॉर्म होते हैं फियोफाइसी के जो मेंबर है, पहला है एक्टोकार्पस, दूसरा है डिक्टियोटा, तीसरा है लैमिनेरिया, चौथा है सार्गासम और पांचवा है फ्यूकस। तो बच्चों इनके मेंबर के नाम भी आपको याद होने चाहिए। क्लियर है, एक्टोकार्पस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सार्गासम हो गया, फ्यूकस हो गया। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास जिसका नाम है रोडोफाइसी, और इसके सभी मेंबर कैसे होंगे, रेड होंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं रेड एल्गी। रेड एल्गी के नाम से हम रोडोफाइसी को जानते हैं। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रोडोफाइसी को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि इसमें जो कलर है प्रीडोमिनेंट कौन सा है, रेड पिगमेंट है, और रेड पिगमेंट को हम बोलते हैं R-फाइकोएरिथ्रिन, इनके बॉडी में मिलता है। रेड एल्गी के अधिकतर जो मेंबर हैं वो समुद्र में देखने को मिलते हैं, यस, और ये उस जगह पर देखने को मिलेंगे जहां पर पानी का जो टेंपरेचर है वो ज्यादा है, अर्थात वार्मर वाटर है, वहां पर देखने को मिलेंगे।
ये आपको वेल लाइटेड रीजन जो सरफेस से, जहां जैसे मान लो समुद्र की सरफेस है, तो समुद्र की सरफेस में सनलाइट प्रॉपर पड़ रही होगी, तो यहां पर भी रेड एल्गी देखने को मिलेगी और इवन काफी डेप्थ में भी रेड एल्गी देखने को मिलती है। तो जहां पर लिटिल लाइट प्रेजेंट है वहां पर भी देखने को मिलेगी, और जहां पर डेप्थ नहीं है मतलब सरफेस में, वहां पर भी रेड एल्गी देखने को मिलती है। इसके अलावा रेड एल्गी का जो थैलाई है अर्थात जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, मल्टीसेलुलर होती है। इनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। फूड जो स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म पे होता है, जो ठीक ऐसा ही है जैसा एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन हो, ग्लाइकोजन का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे ही आपको यह फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा अगर आप इसकी केमिस्ट्री को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो रेड एल्गी है यूजुअली किसके द्वारा रिप्रोड्यूस हो रही है, वेजिटेटिव द्वारा, और मुख्यतः किसके द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो स्पोर होते हैं इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और सेक्सुअली बाई अगर सेक्सुअल के द्वारा होंगे तो वो नॉन मोटाइल होंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने देखा कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी में पिगमेंट्स अलग अलग हैं। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो कोई सेलुलोजिक है, यस, कहीं पर आपको पैक्टिन मिल रहा है सेलुलोज के साथ, कहीं पर एल्जिन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम इसको जो हमारी पीपीटी है वहां पर इन तीनों क्लास की एक बार मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी करा देता हूं, जिससे आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर रहे और कोई भी अगर कंफ्यूजन है वो आपको दूर हो जाए। तो चलिए बच्चों हम लोग फाइनली अपने पीपीटी पे पहुंचते हैं और वहां पर मैं तीनों की आपको कंपैरेटिव स्टडी करा देता हूं। चलिए अगर हम कंपैरेटिव स्टडी की बात करें बच्चों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी कराता हूं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फियोफाइसी, फियोफाइसी के बारे में। एक्चुअली सबसे लास्ट में हम इसकी जो कंपैरेटिव स्टडी है वो मैंने करी हुई है, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं यस कंपैरेटिव स्टडी में। यस ये आ गया हमारा, और यहां पर इसको हम जरा फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यस अब देखो यहां पर कंपैरेटिव स्टडी हम प्रॉपर करेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी को हम बोलते हैं एक मिनट जरा मैं इंक ले लूं, इंक जरा ले लें बच्चों, फिर इसको प्रॉपर देखते हैं, ठीक है। चलिए तो अगर हम बात करें, यस यहां से लेते हैं। अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं, फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, रोडोफाइसी को रेड एल्गी बोलते हैं। अगर हम पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी में आपको क्लोरोफिल ए और बी मिलेगा, यहां पर फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी मिलेगा, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी मिलेगा, और फिकोजेंथिन की वजह से ब्राउन होती है, जबकि ये आर फाइकोएरिथ्रिन की वजह से ये एल्गी रेड होती है। इसमें जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्लोरोफिल डी मिल रहा है, जबकि ए और क्लोरोफिल बी सभी में कॉमन है। यहां पर एक्स्ट्रा क्लोरोफिल सी है और यहां पर क्लोरोफिल डी है। रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो क्लोरोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है, इसका मैनिटल और लैमिनेरिन है, और इसका फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल की बात करें तो क्लोरोफाइसी का जो सेल वॉल है सेलुलोज और पेक्टोज मिल रहा है, इसका सेलुलोज प्लस एल्जिन देखने को मिल रहा है, और यहां पर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के साथ पेक्टिन प्लस पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी हुई है। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, नेक्स्ट कंपैरिजन कर लेते हैं और जो कुछ पॉइंट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट बच्चों कंपैरिजन की, तो नेक्स्ट कंपैरिजन में आ जाते हैं। अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी के मेंबर में, तो अगर हम बात करें फ्लैजला की, तो फ्लैजला की संख्या कितनी है, मिनिमम 2 से मैक्सिमम 8, और लेंथ जो है बच्चों उनकी कैसी है, इक्वल है, और पोजीशन इसकी एपिकल है। यस इस तरीके से यहां पर फ्लैजला की संख्या मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 8 है, लेकिन जो फ्लैजला है बच्चों लैटरली इस तरीके से दिखेंगे, लेकिन अनइक्वल होंगे, पोजीशन इसकी लैटरल होगी। यहां पर फ्लैजला के नंबर ऑफ पोजीशन की बात करें तो यहां पर पूरी तरह से एब्सेंट है। हैबिटेट्स की बात करें तो तीनों का हैबिटेट कॉमन है, तीनों फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में पाए जा रहे हैं, और तीनों आपको ब्रैकिश वाटर में मिल रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ने एल्गी से रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट थे, सारे पॉइंट्स को एक एक क्लियर किया है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, उस नेक्स्ट सेशन में एल्गी और प्लांट
जो किंगडम प्लांटी है उसका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट था उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं एनसीईआरटी से, उन सभी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, और अगर अभी सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।